आज हम पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल के बारे में। चलिए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। इस पुस्तक को पहले नागरी प्रचारणी सभा काशी में जो एक प्रेस था, एक ग्रंथ लिखी जा रही थी जिसका नाम शब्द सागर है। इसकी भूमिका लिखी गई थी। यह ग्रंथ 1927 में लिखा गया। जब शब्द सागर ग्रंथ को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया तो वह तब समय था 1929। हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र रूप में दिसंबर 1929 ईस्वी में आई। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 1940 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास इस पुस्तक का पूर्व नाम यानी पहले का नाम था। पहले का नाम क्या था? ये शब्द सागर। ठीक है, आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बनाया गया था। इसमें विधेयवादी पद्धति है। प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 3 मित्रों ने किया था। बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र तथा तीसरे हैं शिव कुमार सिंह। इसे काशी में एक अस्तबल ठीक है, अस्तबल में किया था 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। अस्तबल किसे कहते हैं? जहाँ घोड़े को रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आधुनिक काल के प्रकरण में 2 लोग और जुड़े, रामचंद्र वर्मा तथा केदारनाथ पाठक। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के कवियों की संख्या की अपेक्षा उनके मूल्यांकन पर बल दिया, अर्थात कवियों की संख्या नहीं लिखी। रामचंद्र शुक्ल की रचना शैली मूलक, प्रवृत्ति मूलक रचना है। शुक्ल जी कवियों के जीवन पर उतना बल नहीं दिया जितना कि रचनाओं के मूल्यांकन पर बल दिया। अब देखते हैं इनके द्वारा काल विभाजन। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास का पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ 4 काल खंडों में विभाजित किया है। देखते हैं इसके आगे। पहला है वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल कहते हैं, 1050 से 1375 तक। दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, 1375 से 1700 तक। तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहते हैं, 1700 लेकर 1900 तक। चौथा काल है गद्यकाल, जिसे आधुनिक काल भी कहते हैं, 1900 से लेकर 1984 तक। नोट देखते हैं। ये सब विक्रमी संवत है, यानी ये सब क्या है? विक्रमी संवत हैं। ये संवत निकालने के लिए यानी सन निकालने के लिए 57 घटाने पर सन निकल आता है। ठीक है, नोट अगला देखते हैं। वीरगाथा काल को भी इन्होंने पुनः 2 उप भागों में विभाजित किया है। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को इन्होंने निम्न 4 उपभागों में विभाजित किया है। यानी वीरगाथा काल को, यानी ये पहले काल को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 काल में। और ये पूर्व मध्यकाल को यानी भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया है। आगे देखते हैं भक्ति काल यानी पूर्व मध्यकाल को क्या कहते हैं? भक्ति काल। तो देखते हैं, इसकी पहली शाखा है निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी शाखा है सगुण भक्ति काव्य धारा। अब इन दोनों के भी 2 शाखाएं हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की पहली शाखा है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या ज्ञान काव्य धारा। दूसरा है प्रेमाश्रयी या प्रेम काव्य धारा। ठीक है, और सगुण भक्ति काव्य के 2 शाखा हैं, कृष्ण श्रेयी काव्य धारा और दूसरा है रामाश्रयी काव्य धारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं सगुण काव्य धारा, जिसमें शरीर या मानव रूप
में ईश्वर की आराधना या पूजा की जाए उसे सगुण काव्य धारा कहते हैं। निर्गुण काव्य धारा निराकार या जिसमें ईश्वर की शरीर को नहीं बताया जाता है उसे निर्गुण काव्य धारा कहते हैं। सगुण के भी दो भाग हैं, जैसे पहला है कृष्ण भक्ति या कृष्णाश्रयी। इसमें सूरदास और अष्टछाप कवियों यानी 8 कवियों के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है राम भक्ति या रामाश्रयी। इसमें नाभादास, अग्रदास, केशवदास, तुलसीदास, लालदास और प्रताप चौहान इन सभी कवियों को पढ़ेंगे। आगे देखते हैं निर्गुण के भी 2 भाग होते हैं ये निर्गुण के, ठीक है। पहला है संत काव्य। इसमें कबीर, मलुकदास, तुकाराम कवि के बारे में पढ़ेंगे। प्रेम काव्य धारा या सूफी काव्य। प्रेम काव्य को सूफी काव्य भी कहते हैं। इसमें जायसी, मुल्ला दाऊद के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं गद्य काल या आधुनिक काल को भी इन्होंने निम्नानुसार 3 उपभागों में विभाजित किया है। पहला है प्रथम उत्थान काल जिसे भारतेंदु युग कहते हैं। द्वितीय उत्थान काल जिसे द्विवेदी युग कहते हैं। तृतीय उत्थान काल जिसे छायावादी युग कहते हैं। अन्य युग के बारे में देखते हैं। उपर्युक्त पुस्तक के अलावा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित रचनाएं की। इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। इनकी पहली रचना है इस सिद्धांत यानी सैद्धांतिक समीक्षा। दूसरा है महाकवि, इसमें व्यवहारिक समीक्षा। तीसरा है गोस्वामी तुलसीदास। चौथा है चिंतामणि, यह एक निबंध संग्रह है। यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ। पांचवा है विश्व प्रपंच, दर्शन शास्त्र से संबंधित रचना है। छठवां है मधु स्रोत, यह काव्य रचना है। हम इन 2 रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सातवां इनकी रचना है जायसी ग्रंथावली, संपादित रचना है यह। और 8वां है काव्य में रहस्यवाद, यह एक आलोचना ग्रंथ है। 9वां है काव्य में अभिव्यंजनवाद, यह आलोचना है। इसमें सबसे पहले महादेवी वर्मा का उल्लेख है, ठीक है। हम इस महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे और काव्य में अभिव्यंजना के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने मतलब शुक्ल जी ने कबीरदास की एक तरफ से उपेक्षा की है और कबीरदास के जीवन का अत्यधिक संक्षिप्त वर्णन किया है। इन्होंने यानी शुक्ल जी नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित नगर नागरी प्रचारणी नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादन में भी सहयोग किया था। इनके वैचारिक विरोधी यानी शुक्ल जी के वैचारिक विरोधी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये कबीरदास पर ज़्यादा लिखा था ना, वैचारिक विरोधी थे ये मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास पर ज़्यादा लिखे थे। चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं।